अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम विक्टोरियन पीरियड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि हमने प्रीवियस पार्ट में इसके इंट्रोडक्शन को, उसके जो स्टेजेस हैं यानी कि सब पीरियड जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मॉरल विक्टोरियन पीरियड की, उनको भी हमने डिस्कस किया था। लिटरेचर को डिस्कस किया था और उन इन्फ्लुएंसेस को भी डिस्कस किया था जिन्होंने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया है। उसके अलावा विक्टोरियन पोइट्री की हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में हम जो विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं और विक्टोरियन प्रोज राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप काइंडली देख लें। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। और उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, जो भी मैं न्यू लेक्चर जो है वो अपलोड करूं, वो आप तक टाइमली पहुंचता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, विक्टोरियन टाइम पीरियड में, विक्टोरियन एज में जो नावल था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस था नावल इस टाइम पीरियड में। जितने भी एजुकेटेड लोग थे, जो कि मींस पढ़े लिखे थे, जो कि पढ़ना जानते थे, वो नावल को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। और उनका जो टेस्ट था वो, और उनका जो एक आप कह लें कि सब्जेक्ट मैटर था, वो भी हमें नावल में देखने को मिलता है। इसका नतीजा यही निकला कि नावल को बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई इस टाइम पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में। विक्टोरियन नावलिस्ट ने ये साबित कर दिया कि नावल को ऑलमोस्ट ऑल पर्पज़ के लिए हम लिख सकते हैं। यानी कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा था उस टाइम पीरियड में, जो भी इंसिडेंट्स थे, उन सब को हमें जो है वो इस टाइम पीरियड के नॉवेल्स में पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सोसाइटी का मिरर होता है जो लिटरेचर होता है, तो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो ही हमें उस टाइम पीरियड के लिटरेचर में देखने को मिलता है। नावल को काफ़ी शेप्स में लिखा जा सकता है, लाइक सरमन्स, पम्फलेट्स एंड फिलोसफिकल डिस्कोर्स एट्सेट्रा, एंड सोशल ऐसे के तौर पर भी और बियोग्राफीज़ के तौर पर भी नावल को लिखा जा सकता है। और ये उन्हीं राइटर्स ने, नावलिस्ट ने, जो कि विक्टोरियन पीरियड के नावलिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रूव किया था कि नावल को कई पर्पसेस के लिए लिखा जा सकता है, कई शेप्स में लिखा जा सकता है। तो विक्टोरियन पीरियड के टाइम में कुछ मेजर राइटर्स हैं, मेजर जो नावलिस्ट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो राइटर हैं वो हैं चार्ल्स डिकन्सन। चार्ल्स डिकन्स जो हैं ये पैदा हुए थे, चार्ल्स डिकन्स पैदा हुए थे 1812 में, ठीक है। 1812 में पैदा हुए थे और 1870 में इनकी डेथ हुई थी। चार्ल्स डिकन्स हैं, ये जर्नलिस्ट थे। इन्होंने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक स्कूल को भी ज्वाइन किया था जहाँ पर ये पढ़ाते थे। ये अपने पेरेंट्स के सेकंड चाइल्ड थे, ठीक है। हैम्पशायर में ये पैदा हुए थे और विक्टोरियन नावलिस्ट में से ये मेजर और चीफ नावलिस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इंग्लिश में नावलिस्ट हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उन तमाम नावलिस्ट में से ये मोस्ट फेमस नावलिस्ट हैं, ठीक है। जो चार्ल्स डिकन्स हैं, उन्होंने 25 ईयर्स की एज में जो एक वर्क लिखा था, जिस वर्क की वजह से ये ज़्यादा फेमस हैं, उस वर्क का नाम है पिकविक पेपर, पब्लिश हुआ। तो साथ में उनका फेम भी शुरू हो गया, यानी कि पिकविक पेपर जो इनका वर्क है उसके पब्लिकेशन के साथ ही ये फेमस होना शुरू हो गया, क्योंकि उनका वो वर्क जो था पिकविक पेपर, वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि ये भी उस वर्क के साथ ही फेमस हो गए। तो अब हम इनके कुछ मेजर जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो वर्क है वो है स्केचेस बाय बोज। स्केचेस बाय बोज इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। बोज इनका फैमिली नेम था, इनका एज निक नेम इनको इन्होंने यूज़ किया था बोज को अपनी राइटिंग में। तो जो फर्स्ट वर्क है इनका वो है स्केचेस बाय बोज। स्केचेस बाय बोज इन्होंने 1836 में लिखा था। और ये जो वर्ड है बोज, ये इनका फैमिली नेम है, फैमिली एक इनका नेम है जिसको इन्होंने एज अ निक नेम अपने वर्क्स में यूज़ किया है। ये जो वर्क है, इस वर्क को इन्होंने 1836 में लिखा था और ये इनका फर्स्ट लिटरेरी वर्क है, ठीक है। और ये वर्क एक कलेक्शन है स्केचेस की। इस वर्क के अंदर टोटल जो स्केचेस हैं वो हैं 56 स्केचेस, ठीक है। ये डिवाइडेड है 56 स्केचेस में, और इस वर्क को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस के अंदर, ठीक है। 4 सेक्शंस में इस वर्क को जो है वो डिफ़ाइन किया है, इस वर्क को डिवाइड किया है चार्ल्स डिकन्स ने। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताते चलूँ कि जो चार्ल्स डिकन्स हैं उनके वर्क्स जो हैं, उनके वर्क्स में हमें पुअर हाउसेस के बारे में पता चलता है, स्लम्स के बारे में पता चलता है, जो डार्क रियलिटीज़ होती हैं वो देखने को मिलती हैं चार्ल्स डिकन्स के वर्क में।
तो नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है पिकविक पेपर, जिसका फुल टाइटल है पोस्थोमस पेपर ऑफ पिकविक क्लब, ठीक है। तो इसको शॉर्टली कहा जाता है पिकविक पेपर। और फ्रेंड्स ये जो वर्क है, ये जो नावल है पिकविक पेपर, ये एक पिकॉर्सिक नावल है, ठीक है। ये फर्स्ट पिकॉर्सिक नावल है जो कि एक इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसको उन्होंने 1836 के अंदर जो है वो लिखा था, 1836 के अंदर या 1837 जो डेट है थोड़ी बहुत आगे पीछे है। इसमें इसको चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था, लिखा था। उसके अलावा ये जो वर्क है पिकविक पेपर, इस वर्क में जो चार्ल्स डिकेंस हैं इन्होंने ह्यूमरस सेंस की बात की है, ठीक है। ह्यूमरस स्केचेस बताए हैं। उसके अलावा जो पिकविक मेंबर थे, पिकविक क्लब के मेंबर्स थे, उनकी बात बताई है इस वर्क के अंदर, ठीक है। और ये इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क है चार्ल्स डिकेंसन का। नेक्स्ट जो वर्क है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये भी एक ग्रेटेस्ट वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। 1861 में इसको उन्होंने लिखा था। और ये भी एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर वर्क है चार्ल्स डिकेंस का। नेक्स्ट वर्क आ जाता है टेल ऑफ टू सिटीज़। टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है ये भी एक नावल है, ठीक है, जो कि लंदन और पेरिस के बारे में। ये जो टू सिटीज़ है ना, टू सिटीज़ है, टेल ऑफ टू सिटीज़, ये टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है लंदन और पेरिस जो सिटीज़ हैं उनकी बात हो रही है। और इस नावल को 1859 में लिखा गया था, ठीक है। और इस नावल के अंदर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात होती है। और इन सिटी की जो ये जो सिटीज़ हैं पेरिस और लंदन, इनका एक स्केच बनाया गया है। इनकी पिक्चर जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग जो है इसकी जो कंडीशन थी उनको इस नावल के अंदर बयान किया गया है। नेक्स्ट वर्क आ जाता है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो है ये भी एक ग्रेटेस्ट वर्क है। आप इस वर्क को मोस्ट इम्पोर्टेंट अहमियत हासिल है इस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, क्योंकि ये जो वर्क है ये ऑटोबियोग्राफिकल नावल है चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। इस नावल को लिखा गया था 1850 के अंदर। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है चार्ल्स डिकेंस का। उसके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे, जिनमें आ जाता है हार्ड टाइम्स आ जाता है, ओलिवर ट्विस्ट आ जाता है, डोम्बी एंड सन्स, निकोलस निकल बाय जो है, ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं, हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट राइटर है हमारे पास विलियम मेकपीस थैकरी, ठीक है। विलियम मेकपीस थैकरी जो हैं ये 1811 में पैदा हुए थे, ठीक है। और 1863 में इनकी डेथ हुई थी। 1811 में पैदा हुए थे और 1863 में इनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स ये भी मेजर नॉवलिस्ट हैं इस टाइम पीरियड के, ठीक है। इन्होंने अभी पहले काफ़ी जगह पे अप्लाई किया था, मींस इन्होंने लॉ में भी अपना जो एक हाथ है वो आजमाया था और आर्ट में भी आजमाया था, लेकिन ये इन दोनों में कामयाब ना हो सके, सक्सेसफुल ना हो सके, तो इस वजह से फिर ये नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। उसके अलावा फ्रेंड्स ये एक बहुत रिच मैन थे, लेकिन उन्होंने जो है जो कुछ भी इनके पास था इनहेरिटेंस में, इनको जो कुछ भी मिला था वो सब कुछ इन्होंने जुए में हार दिया, ठीक है। इन्होंने टोटल 90 मैगजीन जो है वो पब्लिश किए थे। उसके अलावा इनकी जो डेथ थी वो सीर बैरल एफ्यूजन की वजह से हुई थी। फ्रेंड्स वैनिटी फेयर जो है ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इनके बेस्ट वर्क देखें तो इनके बेस्ट वर्क में हमारे पास मेजर दो वर्क्स आते हैं। एक वर्क आता है वैनिटी फेयर और जो सेकंड है द न्यू कम्स, ठीक है। वैनिटी फेयर जो है ये एक नावल है, ठीक है। एक ऐसा नावल है जिसमें कोई हीरो नहीं आता। अगर आपसे शॉर्टली ये पूछा जाए या फिर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि कौन सा ऐसा नावल है जो कि विदाउट हीरो है, तो आपने कहना है कि वैनिटी फेयर बाय विलियम मेकपीस थैकरी। इनका जो नावल है वैनिटी फेयर ये एक नावल है विदाउट हीरो। ये नावल लिखा गया था 1848 के अंदर, ठीक है। इस नावल का टाइटल जो है वो जॉन बनियन है उनके पिलग्रिम प्रोग्रेस से लिया गया था, जिसमें जो वैनिटी वर्ड है, वैनिटी वर्ड एक स्टॉप का नाम था, ठीक है। एक स्टॉप का नाम वैनिटी था और उसी नावल से ये जो टाइटल है वैनिटी फेयर का टाइटल जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट वर्क आ जाता है इनका द न्यू कम्स। फ्रेंड्स द न्यू कम्स जो वर्क है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि ये जो वर्क है ये सीक्वल है वैनिटी फेयर का, ठीक है। ये जो वर्क है ये सीक्वल है वैनिटी फेयर का। उसके अलावा ये जो विलियम मेकपीस थैकरी हैं ये मेजर रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं राइटर इस टाइम पीरियड के। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माइनर वर्क्स भी लिखे, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपको याद होना चाहिए वो वर्क है द वर्जीनियन, ठीक है। द वर्जीनियन भी इन्होंने ही लिखा था। उसके अलावा वैनिटी फेयर एंड द न्यू कम्स, ये दोनों जो वर्क्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को इनको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रोज राइटर्स की।
विक्टोरियन पीरियड में प्रोज राइटर्स जो थे उनके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा प्रोज जो है फ्रेंड्स, विक्टोरियन पीरियड में प्रोज पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ था, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, साइंस में, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे, और यही चेंजेस जो हैं वो हमें इस टाइम के प्रोज में पढ़ने को मिलते हैं। यही फर्टिलिटी जो है वो हमें इस टाइम के प्रोज राइटर्स के वर्क्स में देखने को मिलती है। उन राइटर्स ने इन तमाम जो है चेंजेस को, इन तमाम इंसिडेंट्स को, इन तमाम डेवलपमेंट्स को अपने अपने वर्क्स में लिखने की पूरी कोशिश की है कि वो हमें एक सोसाइटी का एक मिरर दिखा सकें, हमें सोसाइटी की एक पिक्चर दिखा सकें। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सोसाइटी जो है वो, उस सोसाइटी में जो कुछ होता है वो लिटरेचर में लिखा जाता है। लिटरेचर जो होता है किसी भी सोसाइटी का मिरर होता है। जो कुछ उसमें होता है, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको लिटरेचर में हाईलाइट किया जाता है, लिटरेचर में उस बारे में ज़रूर बताया जाता है। तो जो अब इस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बारे में अगर हम इस टाइम पीरियड के प्रोज को भी पढ़ें तो हमें वो तमाम डेवलपमेंट्स, वो तमाम चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर हम जो है विक्टोरियन एज को एज अ होल देखें तो हमें इस टाइम, हम इसको कह सकते हैं कि ये रोमांटिक प्रोज की एज है, ठीक है। इस टाइम में हमें रोमांटिक प्रोज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि रोमांटिसिज्म ने पोइट्री को जो अफेक्ट दिए थे वही अफेक्ट जो हैं वो हमें विक्टोरियन एज के प्रोज में देखने को मिलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या हुआ था कि मेजर राइटर्स जो थे रोमांटिक एज के, जैसा कि वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, जब उनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद जो पोइट्री के अफेक्ट्स थे ना वो हमें जो है विक्टोरियन एज में देखने को मिलते थे। वही अफेक्ट्स जो हैं वो हमें प्रोज राइटर्स जो हैं विक्टोरियन पीरियड के उनके वर्क्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो वर्क, अगर हम इस चीज़ की एग्जाम्पल देखना चाहें, इन इफेक्ट्स की एग्जाम्पल देखना चाहें तो थॉमस कॉराइल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस चेंज की, इस जो है इस हाईलाइट की, जो कि हमें विक्टोरियन पीरियड में देखने को मिलते हैं। अब हम प्रोज राइटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज राइटर में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटर मौजूद हैं वो हैं थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल 1795 में पैदा हुए थे और 1881 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स, ये एक डोमिनेंट फिगर हैं विक्टोरियन पीरियड के। इन्होंने विक्टोरियन पीरियड के अंदर, विक्टोरियन लाइफ के हर डिपार्टमेंट में इतने असरात छोड़े हैं, इतने गहरे असरात छोड़े हैं कि हर फील्ड में इन्होंने काम किया, हर तरह का वर्क इन्होंने लिखा था। थॉमस कार्लाइल को मज़ीद डिस्कस करते हैं। थॉमस कार्लाइल जो हैं फ्रेंड्स, ये एक पोलेमिसिस्ट थे, ठीक है। पोलेमिसिस्ट उसको कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल व्यूज़ रखता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल व्यूज़ रखता है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल व्यूज़ होते हैं, उसको हम पोलेमिसिस्ट कहते हैं। तो थॉमस कार्लाइल जो थे ये पोलेमिसिस्ट थे, ठीक है, पोलेमिसिस्ट थे। उसके अलावा ये स्कॉटिश फिलोसफर हैं, हिस्टोरिकल राइटर हैं, एसेइस्ट हैं और लेक्चर डिलीवरर हैं। इन्होंने अपने जो लेक्चर्स थे उनको यूनिवर्सिटीज़ में डिलीवर किया था। इनका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको लेक्चर बताऊं तो वो ऑन हीरो एंड हीरोज़ वर्शिप है, ठीक है। उसके अलावा जो है सेकंड इनका जो लेक्चर है वो है द हीरोइक इन हिस्ट्री। इन 1840 में क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक बुक को पब्लिश करवाया था, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ नथिंग बट बियोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। वो कहते हैं कि हिस्ट्री कुछ भी नहीं है बल्कि एक बियोग्राफी है ग्रेट मैन्स की। उसके अलावा फ्रेंड्स, थॉमस कार्लाइल ने 1837 में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा, ठीक है। उन्होंने एक वर्क लिखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक ऐसी हिस्ट्री थी जिसने जॉर्ज डिकन्स के नावल टेल ऑफ टू सिटीज़ को इंस्पायर किया था, इन्फ्लुएंस किया था। और फ्रेंड्स, इनके इसी वर्क की वजह से जॉर्ज डिकन्स जो हैं उन्होंने वर्क लिखा था टेल ऑफ टू सिटीज़, थॉमस कार्लाइल के वर्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो गए। उसके अलावा फ्रेंड्स, थॉमस कार्लाइल ने 1859 में एक नावल लिखा था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सॉर्टो रिजॉर्टोस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नावल है 19th सेंचुरी का। उसके अलावा थॉमस कार्लाइल ने एक टर्म कॉइन की थी जिस टर्म का नाम है डिसमल साइंस। इकोनॉमिक्स के अंदर इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थॉमस कार्लाइल जो है ये एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने विक्टोरियन लाइफ के हर डिपार्टमेंट में गहरे असरात छोड़े। इन्होंने इकोनॉमिक्स में ये टर्म कॉइन की थी डिसमल साइंस की। उसके अलावा मैथमेटिक्स में इनको कार्लाइल सर्कल के नाम के इनका एक मेथड है उसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम कॉर्डिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो है जेन वेल्स से शादी की थी 1826 के अंदर, ठीक है। और इनकी अगर ग्रेटेस्ट वर्क को हम देखना चाहें तो थॉमस कार्लाइल का जो ग्रेटेस्ट वर्क हमारे पास मौजूद है वो है ऑन हीरो एंड हीरोज़ वर्शिप,
ठीक है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस दिया है। उसके अलावा डिफरेंट काइंड के हीरोज़ को इन्होंने इस वर्क के अंदर इलेबोरेट किया है। स्टीवनसन और एलिजाबेथ गास्कल जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए थे उनके इस वर्क से। उसके अलावा इनका जो वर्क है सार्टो रिसार्टर्स 1836 में इस वर्क को इन्होंने लिखा था, जिसका मतलब है टेलर रीटेलर। ये कमेंट्री थी उन थॉट्स पे जो कि अर्ली लाइफ की मीन्स एक जर्मन फिलोसफर है, उनकी अर्ली लाइफ के ऊपर उनकी ये कमेंट्री थी। ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट जो है ये भी इनका एक वर्क है जो कि 1843 में लिखा गया था और इस वर्क को उन्होंने 4 बुक्स में लिखा था। नेक्स्ट राइटर हैं जॉन रस्किन। फ्रेंड्स, जॉन रस्किन 1819 में पैदा हुए थे और 1900 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स, जॉन रस्किन जो है ये आर्ट क्रिटिक हैं विक्टोरियन पीरियड के। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर हम इसको कह सकते हैं जॉन रस्किन को। उसके अलावा फ्रेंड्स, जॉन रस्किन जो है ये एक प्रोमिनेंट सोशल थिंकर हैं और फिलंथ्रोपिस्ट हैं। जॉन रस्किन ने काफ़ी सब्जेक्ट्स पे लिखा था। ठीक है, और उसके अलावा जॉन रस्किन के मेजर वर्क्स में अगर हम देखें तो इन्होंने मॉडर्न पेंटर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था। उसके अलावा फ्रेंड्स, जॉन रस्किन ने ही पैथेटिक फैल्सी जो है उस टर्म को कॉइन किया था अपने वर्क मॉडर्न पेंटर्स में, जो कि 5 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखा था। अगर हम इनके जो वर्क्स हैं उनको देखें तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोज वर्क हैं उनमें एक द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि 1849 में लिखा गया। नेक्स्ट वर्क है द स्टोन ऑफ वेनिस जो कि 1851 से लेके 1853 तक उस वर्क को लिखा गया। उसके अलावा अन टू हिज लास्ट जो है ये इसका जॉन रस्किन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स। और जॉन रस्किन जो है वो विक्टोरियन एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। अगर हम इनका एक ऑटोबियोग्राफिकल वर्क देखें तो प्राइटेरिटा जो है 1885 से लेके 1889 तक कंप्लीट हुआ था, वो इनका एक ऑटोबियोग्राफिकल वर्क है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जॉन रस्किन जो हैं ये एक ग्रेटेस्ट राइटर हैं। ठीक है, 7 लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर जो इनका हमने भी वर्क का यहाँ पे जिक्र किया है। उसके अलावा इन्होंने एक वर्क लिखा द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव, ये भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, और इनका जो वर्क है ऑन टू लास्ट, इस वर्क ने इन्फ्लुएंस किया था महात्मा गांधी को। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो जॉन रस्किन हैं वो एक मेजर राइटर हैं इस टाइम पीरियड के। उन्होंने पॉलिटिकल में भी काफ़ी काम किया था। उन्होंने कैसे लिखा था ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1862 में। उसके अलावा टाइम एंड टाइड 1867 में उन्होंने इस वर्क को लिखा। नेक्स्ट प्रोज राइटर है हमारे पास मैथ्यू अर्नल्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ्यू अर्नल्ड की लाइफ के बारे में और उनके वर्क्स को हमने डिस्कस किया है, लेकिन फ्रेंड्स मैथ्यू अर्नल्ड ने पोइट्री भी लिखी। उसके अलावा इन्होंने प्रोज में भी काफ़ी वर्क लिखा। ठीक है, ये प्रोज पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे और एजुकेशनलिस्ट भी थे। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1888 में। अगर हम इनकी प्रोज वर्क्स को देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्क आता है वो है एसे इन क्रिटिसिज्म, जो कि 1865 से 1888 में कंप्लीट किया गया, एसे इन क्रिटिसिज्म। उसके अलावा नेक्स्ट जो इनका वर्क है कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की जो है ये भी मैथ्यू अर्नल्ड का ग्रेट वर्क है। ठीक है, ऐसे प्रोज वर्क है लिटरेचर के अंदर जो कि मैथ्यू अर्नल्ड ने 1869 में लिखा था, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कल्चर जो है, कल्चर इज़ द मिनिस्टर ऑफ द स्वीटनेस एंड लाइट एसेंशियल टू द परफेक्ट कैरेक्टर। उसके अलावा ये जो मैथ्यू अर्नल्ड हैं ये पोइट्री को कहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये पोइट्री को टोटली क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहते हैं और ये ग्रेट क्रिटिक है और मेजर राइटर हैं विक्टोरियन एज के। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज की वीडियो में हमने इन प्रोज राइटर्स को और नॉवलिस्ट को भी डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न एज के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसको मैंने 2 पार्ट्स में मैंने 2 पार्ट्स में एक विक्टोरियन एज को डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक ही वीडियो को बनाया नहीं जाता क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एजेस हैं वो काफ़ी लेंथी होती हैं और उनमें काफ़ी वर्क्स भी होते हैं, तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्सअप ना हो, तो इस वजह से अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग क्लियरिफिकेशन के साथ लेक्चर दिया जाता है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियोस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का जो ग्रुप लिंक है वो मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें और आपको तमाम वीडियोस के नोट्स जो हैं वो वहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको जो है मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट टाइमली मिलती रहे। अपना रखिएगा ख्याल। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।